मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बोर्डम की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग पीछे बैठे रहते थे। मुझे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का ना कभी ऐसा अवसर ही मिला था और ना प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से ये कहा कि गांधी बाबा ने ये जवाब दिया, अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे क्या देखिएगा, क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी कि हिंदुओं में छूत छात का भेद ना रहे, नहीं तो देश को और भी अधिक देखने पड़ेंगे। अस्तु, लोग मेरी बातों को तमन्ने होकर सुनते, उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। ना हुआ बोर्डम, नहीं तो आपका गला ना छोड़ता, आपका खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बात किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर ये बोर्डम है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल है क्या, बस बोर्डम है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में है, 3-3, 4-400 तलब वाले आदमी नौकर हैं, पर इसे देखिए फटेहाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहाँ निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहाँ लिखा कि मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँजी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ भी नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता और गाड़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बोर्डम है। ये बातें सुनकर इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वे देखिए बोर्डम आ रहा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। वह एक 20-21 वर्ष का हष्ट-पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाड़े का कुर्ता पहने, गाड़े का ढीला पजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊँगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी। मुझे बोर्डम का लक़ब मिला है। मैंने सुखचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते हैं। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बोर्डम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांवों ने मुझे लोग उर्फ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ नाम बोर्डम है। मैं आखिर लोग आपको बोर्डम क्यों कहते हैं? खलील। उनकी खुशी और क्या कहूँ, मैं ज़िंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ़ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान, मंदी तेज़ी के सिवाय और कोई जिक्र नहीं होता। गोया खुदा के बंदे ना हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वे पहर रात तक सीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन
करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ आप लोग इतना सिर मगज क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा असूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बोर्डम हूँ। मेरे ख्याल में मैं तो आपका उसूल ठीक है। खलील, ऐसा भूलकर भी ना कहिएगा, वरना एक ही जगह दो बोर्डम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा ना दीन से गरज है, ना दुनिया से, ना मुल्क से, ना कौम से। मैं अखबार मंगाता हूँ। इस मन्ना फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फ़र्ज नहीं कि जाति के फ़ायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बोर्डम का लक़ब दिया गया है। मैं आप तो वह कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को ज़रूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपड़ नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाड़ा तक पहनने को मयस्कर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक़मे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस कि हम लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता। ना दुनिया को दिखाने के लिए ये भेष बनाकर घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन हुए वालिद ने मुझे सीमांत के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खान सामे बेरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूर की रोल में लिखे हुए हैं। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरी के साथ रियासत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उसके सब हालात मालूम हैं। पहले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब ले दे हुई। पहले बोर्डम होने में कुछ और कसर थी, वह पूरी हो गई। ना जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता। बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजा है। खलील, फिर तो एक और एक दो हो गए। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कायम ना रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गंवारों से तो मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब का जवानी में एक दलित महिला से ताल्लुक़ हो गया था। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। वह महिला लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था, उनको खाने पहनने को भी ना मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़ी में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे ये ना देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया, जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह ना की। आखिर वह भी तो हमारा ही खून है।
इसलिए मैं बोर्डम खिलाता हूँ। मैं, जो लोग आपको बोर्डम कहते हैं वे खुद बोर्डम हैं। खलील, जनाब इसके साथ रहना अजीब है। शाह काबूल ने कुर्बानी की मनायत कर दी। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा किया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद बवेला मचाया, पर मेरी कौन सुनता। उसका कफारा मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय के लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देखकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त 10 गाय की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मज़ा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी हैं वे भी मुझे बोर्डम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं, आप जैसे बोर्डम काश मुल्क में और ज़्यादा होते। खलील, लीजिए आपने अभी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए आम का बाग है, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं। 84 बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद है। जनाब, यहाँ लड़कों का ये हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेट चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे चुन ले जाएं। कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा। यह भी मेरे बोर्डमपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिया को पकड़ घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा ये बड़ा बेईमान है, इसके बाट कम है। अभी इसके यहाँ से शेर भर घी ले गया हूँ, घर पर तोलता हूँ तो आधे पाव गायब। अब मैं लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तोला था। मुझे अगर तूने पूरा तोला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया। अब ले चलता हूँ थाने, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे माह से जो वहाँ डाक खाने के मुंशी थे बोले इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तोलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई। लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बांटों की आज जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतारकर बोला साहब ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तोला तो 2 सेर कम लाया कि लौटा दूंगा, पर ये लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा ये सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा अगर मेरे बात रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपये दंड। मौलवी साहब ने कहा तो कमकत टाँकी मारता होगा। मुंशी जी बोले टाँकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिया ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आधा घंटा तक तकरार रही। मेरे समझ में ना आता था कि क्या करूं। बनिया को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, ना जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी नहीं डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बोर्डम साहब ने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक कटोरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरी, और पीछे 7-8 वर्ष का लड़का था। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा ये कटोरा आप ही का है। काजी जी। मौलवी
हाँ है, तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए हो बॉडम? इसलिए कि कटोरे में वही अध पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तोला है। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए का नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की। मौलवी, तुम अपना बौड़मपन यहाँ ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होंगे तो अपने घर के होंगे। तुम्हारी क्या मजाल थी मेरे घर जाने की? बॉडम, वही जो आपको बनियों को थाने ले जाने की है। अब यह घी भी थाने में जाएगा। मौलवी, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज़ रखी रहती हैं। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब, आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा। मैं एक ना मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज़ रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बड़ाई है। मगर मौलवी साहब ना रुके। बनिया को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त धर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल, मैं भी चलता हूँ। तेरे घर से यह शेर भर खली ले आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया, जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरों के सिखाने से तुम किसी के घर आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिलाकर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुतमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली और उस बनिया से कहते हो कि कम तोला। बनिया, भैया, मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई। मैं थाने में रपट किए बिना ना मानूंगा। अहीर, साहू जी, अब की माफ़ करो, नहीं तो कहीं का ना रहूँगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलाई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलाई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आऊँगा। खलील, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए? लड़का, बताऊँगा। मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा, अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर से कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फाँक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं। बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है? मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में शरारत की। खलील, तो ऐसे कमज़ोर सबूत पर आप थाने क्यों? आप गंवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्टकार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते? मुंशी जी ने बॉडम के मुंह लगना मुनासिब ना समझा। लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं मुझे क्या सिला मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थरथर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ यह भी बूढ़ापन में दाखिल है।
एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलाई खोलने मुनासिब ना थी। ऐसी हरकत मॉडर्न लोग क्या करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बॉडम देवता को कहा जाता है जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है। वह चतुर है, बुद्धिमान है, जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता। वह बॉडम है, निर्बुद्धि है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।